का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। खबरों पर विश्लेषण के लिए हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आप ऑन द शो आज कौन सी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, क्या लंबे चलेंगे जमा पर ब्याज के अच्छे दिन, दिखने लगे महंगे गेहूं के साइड इफेक्ट, गांव से अचानक क्यों टूटी मांग, गहरी मुश्किल में फंसती दिख रही वोडाफोन आइडिया, क्यों आमने सामने आ गए भारत और यूरोप के नियामक, और क्या फिर $100 के पार जाएगा क्रूड ऑयल। कच्चे तेल को रोकने वाले, चढ़ाने वाले बहुत सारे कारक एक साथ एक्टिव हो गए। कौन कौन से वो कारक हैं, क्या उनका असर होगा और क्या वाकई फिर से $100 के पार जाएगा क्रूड ऑयल, ये आज हमारी सबसे बड़ी, सबसे विशेष चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत देश में जमा के सुधर रहे दिनों से। देश में जिस रफ्तार से कर्ज की मांग बढ़ी है उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक मांग को पूरा करने के लिए जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में बैंक और गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी की तरफ से टर्म डिपॉजिट पर 50 से 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान है। फिलहाल कई बैंकों की तरफ से फिक्स डिपॉजिट पर 7% से ज्यादा का ब्याज दिया जा रहा है और माना जा रहा है कि ब्याज की दर 8% के करीब पहुंच सकती है। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक लगातार कर्ज को महंगा कर रहा है, लेकिन महंगे कर्ज के बावजूद देश में कर्ज की मांग लगातार बढ़ रही है। 21 अक्टूबर को खत पखवाड़े में क्रेडिट ग्रोथ 17.9% दर्ज की गई, यानी कि कर्ज मांगने वालों की जो संख्या है वो करीब करीब 18% की रफ्तार से बढ़ रही है। सर, कितने लंबे चलेंगे बैंक जमाओं पर ये दिन, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद आए हैं, कब तक चलेंगे ये? शुभम, आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में ये भी एक खबर है जिससे हम आज इसको शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब और बचत पर होता है। अभी हमने अपने पर्सनल फाइनेंस सर्वे में आपको बताया कि भारत में अधिकांश बचत, भारत के परिवारों की अधिकांश बचत, करीब 64% बचत बैंकों में रखी हुई, जबकि बैंक से कर्ज लेने वालों का प्रतिशत केवल 11 है। इस परिस्थिति में बैंकों में जमा पर बढ़ती ब्याज दर भारत के जमाकर्ताओं के लिए हमेशा अच्छी खबर होती है, क्योंकि यही एक उनका अकेला रास्ता है जिसके जरिए वो बढ़ती महंगाई से जूझ सकते हैं। अब यहां हम कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देख रहे हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम देख रहे हैं भारत की बैंकिंग इंडस्ट्री के भीतर। और उस बैंकिंग इंडस्ट्री के बदलाव को अगर हम करीब से देखें तो हम कुछ आंकड़ों से समझें, पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें। शुभम ने आपको बताया कि भारत में क्रेडिट की ग्रोथ रेट या कर्ज की ग्रोथ रेट लगभग 18% के आसपास है, 17.9% के आसपास है। एब्सोल्यूट नंबर में 21 अक्टूबर का आंकड़ा है, आरबीआई की जो फोर्टनाइटली रिपोर्ट आती है, पखवाड़े की रिपोर्ट आती है, उस हिसाब से माने तो भारत में कर्ज की मांग बढ़कर 129 ट्रिलियन रुपीस पर 128.9 ट्रिलियन रुपीस पर पहुंच गई है, जबकि डिपॉजिट की ग्रोथ रेट केवल 9.5% है और 172 ट्रिलियन रुपीस पर है। और यह बड़ा अंतर है जिसके कारण बैंक गहरे दबाव में है। लेकिन इसे और करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में 7 अक्टूबर वाले पखवाड़े तक आते आते 525 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। यानी बैंकों के पास जितनी जमा आ रही है उससे दोगुनी लगभग ग्रोथ रेट क्रेडिट की है। हालांकि भारत में क्रेडिट का बाजार बड़ा नहीं है, पर रिजर्व बैंक के नियमों के हिसाब से बैंकों को अपनी तरलता बनाए रखने के लिए सीआरआर, एसएलआर और बहुत सारे जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उस हिसाब से डिपॉजिट के एक स्तर बनाए रखने पड़ते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जबकि रिजर्व बैंक महंगाई नियंत्रण में लगा हुआ है और वो बैंकों को अतिरिक्त पूंजी देने की स्थिति में नहीं है, तैयार नहीं है, भारतीय बैंक एक गहरी दुविधा में फंस गए हैं। और उस दुविधा का फायदा उन सारे जमाकर्ताओं को हो रहा है जो भारतीय बैंकिंग का फायदा उठाते हैं और भारतीय बैंकिंग में बैंकों में पैसा रखते हैं। अब इसे करीब से देखें अगर आप, तो जब से भारत में रेपो रेट में बढ़ोतरी शुरू हुई है, जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ है और जब से अंतर्राष्ट्रीय महंगाई बढ़ना शुरू हुई है, तब से भारत में रेपो रेट की बढ़ोतरी की तुलना में भारत में अभी कुल जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है जमा पर, वो 115 से 120 बेसिस पॉइंट के बीच है, यानी 1.2% के आसपास है। यानी अभी भारत में जितनी रेपो रेट बढ़ी है उस रेपो रेट की तुलना में कम से कम 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी मौजूदा परिस्थिति में, अगर हम माने कि भारत में ब्याज दरें यहीं बढ़ना रुक जाती हैं, तब भी 50 बेसिस पॉइंट का गैप दिखता है भारत में जमा दरों में और कर्ज की दर में। अभी ब्याज दरें बढ़ती जानी है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है और ये माना जा रहा है कि भारत की टर्मिनल रेपो रेट 6.5% के आसपास होगी। यहाँ जहाँ जाकर टर्मिनल रेपो रेट का मतलब है जहाँ जाकर भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकेगी, यानी भारत में आमतौर पर जमा पर ब्याज दर 7% पार का स्तर पार कर चुकी है और अब ये 7.5 और 8% के पास जाएगी। और यही वजह है कि हम लगातार
हर सप्ताह भारत में बैंकों की तरफ से जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी देख रहे हैं, क्योंकि एक तरह से आरबीआई ने बैंकों से यह कहा है कि अब उन्हें डिपॉजिट जुटाकर अपनी लिक्विडिटी मैनेज करनी होगी, क्योंकि आरबीआई की तरफ से उन्हें कोई नई लिक्विडिटी नहीं मिल पाएगी महंगाई बढ़ाने की स्थिति में। और ये एक बैंकर्स के हिसाब से अगर आप देखें, कर्ज लेने वालों के हिसाब से देखें तो ये परिस्थिति बिल्कुल दूसरी है, पर जमा लेने वालों करने वालों के लिए ये अच्छी परिस्थिति है, और शायद अगले 6 महीने से 8 महीने तक ये ब्याज दरें ऊंची रहेंगी और इनका लाभ भारत में जमाकर्ताओं को मिलेगा। वित्त मंत्रालय के एक आंतरिक आकलन के अनुसार इस साल भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट 40 से 50 अरब डॉलर के डेफिसिट में रहेगा। आसान भाषा में इसे समझिए तो ऐसे समझिए कि निर्यात या पूंजी के रास्ते देश में डॉलर की आवक कम होगी, जबकि आयात के लिए डॉलर देना ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि देश से डॉलर की निकासी ज़्यादा होगी। इसका असर भारतीय करेंसी रुपए पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि केंद्र सरकार को यह भरोसा है कि मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार के बल पे वे इस स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। वित्त वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 47.5 अरब डॉलर के सरप्लस का था, यानी कि डॉलर आए ज्यादा थे, देश में निकासी कम हुई थी। सर, भारत के इस भुगतान संतुलन पर जो दबाव दिख रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह भारत के भुगतान संतुलन में दबाव के कारण और उसका असर हमें रुपए पर दिखाई दे रहा है, वो भारत का व्यापार घाटा है। भारत में आयात और निर्यात में रिकॉर्ड फर्क दिखाई दे रहा है, और भारत का व्यापार घाटा इस समय रिकॉर्ड स्तर पर है, इसीलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की तरफ है। और अगर आप चालू खाते के घाटे को देखें, जो एक बड़ा पैमाना है जिसके आधार पर विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति किसी देश में निर्धारित होती है, तो वो जीडीपी के अनुपात में रिकॉर्ड 3.5% तक जाने की बात है। व्यापार घाटा 148 बिलियन डॉलर पर रहा है अभी तक इस साल के वित्त वर्ष में, जो पिछले साल इसी समय करीब 76 बिलियन डॉलर पे था, यानी 2 गुना हो चुका है व्यापार घाटा। इसकी बड़ी वजह यह कि भारत के निर्यात बुरी तरह टूट रहे हैं, कमजोर करेंसी के बाद भी, कमजोर रुपए के बाद भी टूट रहे हैं, और आयात महंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि रुपए की कमजोरी भी है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जिस तरीके की कीमतों में कमी आनी चाहिए थी कमोडिटीज में, वह नहीं दिखाई दे रही। कच्चा तेल इसका एक बड़ी वजह है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। इस सूरत में भारत के लिए अब विदेशी मुद्रा भंडार के सहारे ही चीजें मैनेज करना जरूरी है, और इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, और शायद इसीलिए वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने यह कहा है कि के बीच में इस बात की सहमति जैसी दिख रही है कि विदेशी मुद्रा भंडार का एक सीमा से अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रेड के रास्ते से आने वाली विदेशी मुद्रा की संभावनाएं थोड़ी अगले 1 साल 1.5 साल तक सीमित दिखाई दे रही हैं। और जब व्यापार घाटा रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ता है, चालू खाते का घाटा रिकॉर्ड लेवल तक बढ़ता है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से भारतीय मुद्रा पर दबाव और ज्यादा होता है। सर, फिर रास्ता निकलेगा कहां से? क्या आपको लगता है कि ये काम कर लिए जाए तो शायद इस समस्या को थोड़ा सा हल किया जा सकता है? शुभम, हम लोगों ने इकोनॉमिका में एक बार विस्तार से चर्चा की थी, और वो शायद हमारे प्लेलिस्ट पर उपलब्ध भी होगा, कि भारत की चुनौती विदेशी मुद्रा भंडार को मैनेज करने की ट्रेड या निर्यात से हल नहीं होगी, क्योंकि हम निर्यातक देश नहीं हैं, हम हमेशा निर्यात से ज़्यादा आयात करते हैं। हम बेसिकली कमोडिटी इंपोर्टर देश हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से हैं जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है। चीन या पूर्वी एशिया की या दक्षिण पूर्वी एशिया की जो बाकी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके लिए मुख्य स्रोत उनके यहाँ विदेशी मुद्रा का मुख्य स्रोत उनके निर्यात हैं। भारत मूलतः पूंजी आयात करने वाला देश है, और इसलिए जब भी हमने उदारीकरण शुरू किया था, उसके बाद से भारत में निर्यात बढ़ाने से ज़्यादा नई पूंजी लाने पर जोर था, चाहे वो विदेशी निवेश के रास्ते से आए, चाहे वो शेयर बाजार में निवेश के रास्ते से आए, चाहे वो स्टार्टअप में निवेश के रास्ते से आए। पिछले 7-8 महीनों के दौरान नई पूंजी लाने के प्रयास बहुत कामयाब नहीं हुए। आरबीआई ने एनआरआईज के लिए भी नई सुविधाएं दी, उनको ब्याज दरें बढ़ाने की भी छूट दी, पर विदेशी निवेशकों के विदेश में रहने वाले भारतीयों का पैसा भी भारत में नहीं आया, क्योंकि अब रिटर्न और भारत की ब्याज दरें और अमेरिका की ब्याज दरों के बीच में उतना फर्क नहीं बचा है। इस स्थिति में भारत सिर्फ यही कर सकता है कि वो नई पूंजी लाने की कोशिश करे। वो पूंजी चाहे बाजार में निवेश के तौर पर आए या शेयर बाजारों में शेयर की खरीद के तौर पर आए। हमने ये देखा है कि पिछले एक दशक में भारत का ट्रेड अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहा है, लेकिन भारत का कैपिटल अकाउंट हमेशा पॉजिटिव रहा है। तो जितना नुकसान हमें व्यापार खाते में होता है घाटे के तौर पर, उसकी भरपाई हम लगभग 3% के आसपास की पॉजिटिव ग्रोथ से कैपिटल अकाउंट में कर लेते हैं। अब हम दबाव में, भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय दबाव में सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि दोनों अकाउंट्स में हमें घाटा दिख रहा है। तो सरकार को कुछ ऐसा करना पड़ेगा बड़ा, चाहे वो बॉन्ड मार्केट में निवेश आमंत्रित करना हो, चाहे भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश आमंत्रित करना हो। अगले 1 साल तक भारत को विदेशी पूंजी लाने के, विदेशी निवेश लाने के वो सारे प्रयास करने पड़ेंगे, तभी विदेशी मुद्रा भंडार को उस खतरनाक स्तर तक गिरने से बचाया जा पाएगा, जहां के बाद फिर करेंसी पर दबाव काफ़ी जोखिम भरा हो जाएगा।
चलिए, तो आयात निर्यात के मोर्चे पर आप अभी बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, पूंजी खाते को आप पूंजी को ला सकते हैं भारत में, वहाँ प्रयास किए जा सकते हैं। अब समय मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। स्पेशल रिपोर्ट आज है गेहूं पर। गेहूं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, हम लगातार इस पर कवर कर रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो गए हैं। पहला साइड इफेक्ट इस रिपोर्ट में। गेहूं की बढ़ी हुई कीमतें उपभोक्ताओं के साथ किसानों के लिए भी मुसीबत बन गई हैं। देश में गेहूं की बुआई का सीजन पीक पर है और ऐसे समय में खेती के लिए बीज का भाव पिछले साल के मुकाबले 25 से 26% महंगा हो गया है। रिपोर्ट्स की माने तो मध्य प्रदेश में गेहूं का बीज खरीदने के लिए किसानों को प्रति क्विंटल 3,500 रुपए देने पड़ रहे हैं, जबकि पिछले साल भाव 2,700 रुपए के करीब था। वहीं शोध संस्थानों का गेहूं खरीदना है तो प्रति क्विंटल 7,000 रुपए का भाव चुकाना पड़ रहा है। इस साल गेहूं का ज्यादा भाव रिकॉर्ड स्तर पर है, इसलिए किसानों ने अपने पास रखा पुराना गेहूं मंडियों में ज्यादा मात्रा में बेचा है। इस साल 1 अक्टूबर से 7 नवंबर के दौरान कृषि उपज मंडियों में बिकने के लिए आए गेहूं की सप्लाई देखें तो पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा गेहूं बिका है। इस दौरान 10.80 लाख टन गेहूं कृषि उपज मंडियों में बिकने के लिए पहुंचा है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 7.25 लाख टन से भी नीचे था। मंडियों में गेहूं की अधिक सप्लाई की वजह से भी बीज के लिए गेहूं की किल्लत हो रही है। भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने और खेती के लिए मौसम अनुकूल होने की वजह से इस साल गेहूं की खेती भी बढ़ रही है और उसकी वजह से भी बीज के लिए मांग ज्यादा है। 4 नवंबर तक देश भर में 7.5 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती दर्ज की गई है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 5 गुना अधिक है। पिछले साल इस दौरान सिर्फ 1.4 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती हो पाई थी। देश में औसतन 330 से 340 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है और प्रति हेक्टेयर 120 से 125 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इस लिहाज से बीज के लिए देश भर में करीब 40 लाख टन गेहूं की जरूरत होगी और इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं की सप्लाई अगले 2 महीनों में जरूरी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो एक बार फिर से गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ेगा। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। सरकार ने जब से तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट हटाई है, तभी से कई तिलहन की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। सरकार ने आदेश जारी कर 1 नवंबर से तेल और तिलहन के थोक कारोबारियों और रिटेल चेन को स्टॉक लिमिट के दायरे से बाहर कर दिया। तभी से मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सभी मंडियों में सोयाबीन का भाव बढ़ा है। उदाहरण के लिए आप इंदौर मंडी देख लीजिए। 1 नवंबर को सोयाबीन का औसत भाव 5,060 रुपये प्रति क्विंटल था। 4 नवंबर को बढ़ के 5400 रुपये पहुँच गया। सिर्फ तिलहन ही नहीं बल्कि सोयाबीन का तेल भी महंगा हो रहा है। दिल्ली में 1 नवंबर को प्रति किलो सोया तेल का भाव 165 रुपये था, जो 8 नवंबर को बढ़कर 167 रुपये दर्ज किया गया। सर, क्या स्टॉक लिमिट हटाने का फैसला सरकार के लिए उल्टा पड़ गया? लगता तो ऐसा ही, क्योंकि स्टॉक लिमिट हटाने के साथ सरकार को शायद 2 उम्मीदें थी। एक उम्मीद ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य उत्पादों की कीमतों में मंदी आएगी, वो मंदी नहीं आई, और भारत में होने वाला आयात सस्ता हो पाएगा, वो भी नहीं हुआ। हमने देखा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के बाजारों में भी वापस खाद्य तेलों के, सोया के, पाम की कीमतें बढ़ने लगी और वो कीमतों में बढ़ोतरी वापस ट्रांसलेट होकर भारत आ गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि रुपए की कमजोरी के कारण भी आयात महंगा हुआ है और इसलिए पूरी खाद्य महंगाई की बास्केट में खाद्य तेल जिनकी कीमतों को थामने की पिछले 1 साल से कोशिश चल रही थी, वो कोशिश फिर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। और अब हमें हमारे लिए जानना ये और भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण है शुभम, कि खरीफ की फसल आने के बाद भारत में खाद्य तेलों की कीमतें फिर बढ़ रही हैं। यानी खरीफ की फसल से भारत में तिलहन की एक ठीक ठाक आपूर्ति हो जाती है, उसके बाद भी हमें तिलहन की कीमतों पर बड़ा दबाव दिख रहा है। और अगर इसे आप पूरे बड़े संदर्भ में देखें तो गेहूँ, इसके साथ गेहूँ की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ी हैं। 2829 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास है। आटे की कीमत 36 से 40 और 41 रुपये प्रति किलो के आसपास हो गई है। और ये पूरा घटनाक्रम जो लोगों की फूड बास्केट में, भोजन की थाली में दिखाई दे रहा है, ये रिजर्व बैंक की सबसे बड़ी चुनौती है। तो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि खरीफ की फसल आने के बाद, त्योहारी मौसम से सिमटने के बाद भारत में खाद्य महंगाई में कमी आएगी, रिजर्व बैंक की मुश्किलें थोड़ा आसान होंगी, भारत में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करने में मदद मिलेगी। लेकिन अब अगर आप प्रमुख सारी चीज़ें जो खाद्य महंगाई में योगदान करती हैं, चाहे वो आटा हो, गेहूं हो या फिर खाद्य तेल हो, उन सब में बढ़ोतरी देख रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई की वजह से मांग में आई कमी एफएमसीजी कंपनियों का सिरदर्द बनी हुई है।
सितंबर तिमाही के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री में आई कमी के लिए एफएमसीजी कंपनियां महंगाई को वजह बता रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सितंबर तिमाही के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री 9% घटी है, जबकि शहरी इलाकों में सेल 3% कम हुई है। एफएमसीजी उत्पादों की कुल बिक्री में ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी 40% से ज्यादा होती है। सर, गांव से अचानक मांग टूटने की वजह क्या है? कुछ ऐसा हुआ शुभम इस बार बाजार में जो थोड़ा प्रत्याशित था। आमतौर पर भारत के उपभोक्ता बाजार के रुख एक जैसे रहते हैं। त्योहारों के दौरान मांग बढ़ती है, फिर त्योहारों के बाद मांग बनी रहती है। लेकिन इस बार हमने बाजार में मांग की परिस्थिति से, कंज्यूमर और उपभोक्ता उत्पादों की मांग की दृष्टि से भारत में कंपनियों को बेहद बेचैन और परेशान देखा। जो ताजे आंकड़े हमें बता रहे हैं, दिवाली वाले दौर में जब दिवाली की सेल होती है, फेस्टिवल की सेल माना जाए, 1 से 24 अक्टूबर के बीच भारत के बाजारों में उपभोक्ता सामानों की मांग करीब 5.6% बढ़ी। लेकिन उसके तत्काल बाद मांग में 15% की गिरावट आई और ये गिरावट काफ़ी बड़ी थी। इससे दो मतलब निकले, इस पर हमने पहले भी चर्चा की है। इसके दो मतलब निकले कि जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने दिवाली की मांग के लिए सामान खरीद लिया था, उसके बाद उन्हें मांग की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, तो उन्होंने नए ऑर्डर प्लेस नहीं किए और इसको भारत की सारी प्रमुख उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों ने स्वीकार किया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप गौर से भारत की उपभोक्ता उत्पाद कंपनियों की बिक्री के आंकड़े देखें, खासतौर से वैल्यू ग्रोथ के आंकड़े देखें, तो आपको दिखाई देगा कि कमोडिटीज़ को छोड़कर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, चाहे वो पेय पदार्थ हों या पैकेज्ड फूड हों, होम केयर के प्रोडक्ट हों और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हों, यही भारत में फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का पूरा बास्केट बनाता है। इन सब में 23%, 31% से लेकर 5 से 6% तक की गिरावट दिखाई दे रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो ये गिरावट लगभग 16% से 32% के आसपास है। यानी भारत के उपभोक्ता उत्पाद बाजार में वो मांग नहीं दिख रही है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा ये हिस्सा जिस ग्रामीण बाजार से आता है, वहाँ से मांग में कमजोरी दिख रही है। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह, ग्रामीण आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि हमने देखा कि खाद्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी, गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी देखी, पर वो बढ़त ग्रामीण इलाकों की आय में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। क्योंकि और भी चीज़ें देखें, चाहे आप बाइक्स की सेल देखें, सस्ती बाइक्स की, या सस्ते मोबाइल की सेल देखें, या इवन गोल्ड की सेल देखें तो हमें उस तरीके की बिक्री इस त्योहारी मौसम में नहीं दिखाई पड़ी। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो शुभम ने आपको अपने शुरुआती बात में बताई कि महंगाई ने इस सबसे बड़ा बड़ी चोट की लोगों की खपत पर और खरीद पर, और इस बात को कंपनियां भी मान रही हैं। और इसलिए भारत के पूरे एफएमसीजी स्पेस में जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जिनकी बिक्री में ग्रामीण बाजार की हिस्सेदारी लगभग 40% है। कुछ कंपनियां तो शुभम ऐसी हैं जिनकी 50 से 60% सेल्स रूरल एरिया से आती, ग्रामीण जैसे डाबर जैसी कंपनी, इसकी 50% सेल रूरल एरिया से आती। इन कंपनियों के लिए अब इस महंगाई और घटती मांग के बीच बार बार कीमतें बढ़ाने का दबाव बन रहा है और इस दौरान कीमतें भी बढ़ी हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र से नहीं आने वाली मांग एक बड़ी चिंता का विषय है, जो अगले 2-3 महीनों में शायद और भी ज़्यादा उसका असर बढ़ने का खतरा लग रहा है। घाटे में चल रही टेलीकॉम कंपनी वोडा आइडिया दिवालिया कोर्ट में जाने से बचने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्ज वापस करने में जुट गई है। समाचार पत्र इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अगर बैंकों का कर्ज नहीं चुकाया तो भविष्य में बैंक कर्ज वसूली के लिए उसे NCLT कोर्ट में घसीट सकते हैं, और इसी से बचने के लिए कंपनी समय रहते अपने कर्जों को चुकाने में जुट गई है। सर, वोडाफोन की मुश्किलें गहरी होती दिख रही हैं, क्या वजह है इसकी? वोडाफोन में कुछ अजीब सा घटनाक्रम चल रहा है और वोडाफोन भारत के टेलीकॉम स्पेस में वोडाफोन बिल्कुल अलग दिशा में जाती दिख रही है। संकट कुछ ज़्यादा ही गहरा है वोडाफोन में। इस संकट को दो अलग अलग संदर्भों से समझा जा सकता है। पहले तो कुछ आंकड़े जो ताजे हमारे सामने आए, जिस संदर्भ में हम समझने की कोशिश करें। जो भारत के प्रमुख मोबाइल मार्केट हैं, बड़े राज्य हैं जहाँ पर भारत में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता रहते हैं, जैसे कि कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, आसाम जैसे राज्य जो हैं जहाँ से बड़ा ट्रैफिक आता है, उन बाज़ारों में वोडाफोन का हिस्सा घटते घटते अब 1%, 2% से 9% के बीच आ गया है। जबकि भारत के इन्हीं बाजारों में इसके की प्रतिस्पर्धी कंपनियां जियो और एयरटेल का बाजार हिस्सा 31 से 58% के बीच है। यानी वोडाफोन बुरी तरह प्रमुख मोबाइल बाजारों में पिछड़ चुकी है और इसका असर वोडाफोन के रेवेन्यू पर दिखाई दिया है। ऐसा ये रेवेन्यू शेयर मार्केट की बात है। रेवेन्यू शेयर मार्केट का कैलकुलेशन कंपनियों के जो ग्रास रेवेन्यू है सर्किल वाइज उनके आधार पर किया जाता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो खबर में आपको पता चली कि वोडाफोन को इस समय सबसे बड़ी कोशिश ये करनी पड़ रही है कि उसे कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर या कोई बैंक क्रेडिटर
दिवालिया कोर्ट में ले जाकर ना खड़ा कर दे। जो आंकड़े हमारे पास हैं शुभम, उस हिसाब से वोडाफोन पर पिछले साल के पहले क्वार्टर में 23,400 करोड़ रुपए के बैंक ड्यूज थे और 13,659 करोड़ रुपए के ट्रेड पेबल्स थे जो व्यापार वालों को देने थे। सब लगातार वोडाफोन इस कोशिश में है कि इसे कम किया जाए, कम भी किया है, लेकिन ताजे आंकड़े के मुताबिक 15,880 करोड़ रुपए के ट्रेड के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ड्यूज और करीब इतने ही ड्यूज ट्रेड के हैं। 2.2 लाख करोड़ रुपए का कुल कर्ज वोडाफोन पर सितंबर क्वार्टर के अंत में था। अब दुविधा समझिए इस कंपनी की। इस कंपनी के प्रतिस्पर्धी दो बड़ी कंपनियां 5G लेकर आ रहे हैं, देश की में नए किस्म की सेवा लॉन्च कर रहे हैं, ग्राहकों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां वोडाफोन को जो भी बचत या जो भी पैसा वोडाफोन के पास स्पेशल रेवेन्यूज हैं उसे वापस कर्ज चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है, ना कि नेटवर्क में, नए नेटवर्क को बनाने में। वोडाफोन वैसे भी बाजार में पिछड़ी हुई थी, वोडाफोन आइडिया, और अब तो 5G के बाद वोडाफोन के पास फंड्स भी नहीं है कि वो अपने नए नेटवर्क को तैयार कर सके। वोडाफोन पर इसलिए भारत के शेयर बाजार की और बहुत सारे बैंकर्स की करीब से नज़र है, क्योंकि ये शायद सबसे मुश्किल वक्त होने वाला है जब भारत के उभरते टेलीकॉम बाजार में सबसे प्रीमियम सर्विस आ रही होगी और वोडाफोन उस समय अपने आप को दिवालिया होने से बचाने के लिए अपनी बचत से पैसा निकालकर किसी तरह कोशिश में लगी होगी। क्रिप्टो करेंसी को लेकर दुनिया भर में बढ़ी अनिश्चितता की वजह से इस हफ्ते अधिकतर क्रिप्टो करेंसी पर एक बार फिर से दबाव देखा जा रहा है। मंगलवार को सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। बिटकॉइन का भाव 3% टूट गया, इथेरियम 4% की गिरावट, डोजी कॉइन जो तीसरी सबसे प्रमुख मुद्रा मानी जाती है उसमें 11% की भारी गिरावट देखने को मिली। सर, अचानक ये जिन क्यों जग उठा? क्रिप्टो करेंसी बाजार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हालांकि थोड़ा बहुत स्थिरता आई थी, लेकिन अब एक बड़ा एक्सचेंज जो FTX है उसमें क्राइसिस हुई। ये माना गया कि वो एक्सचेंज ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में पहुंच जाएगा। इसके FTX एक्सचेंज के बारे में जो सूचनाएं बाहर आई उसे पता चला कि करीब करीब $6 बिलियन के आसपास का विड्रॉल FTX से हो चुका है। अभी FTX को उबारने की कोशिशें चल रही हैं। एक तो वैसे भी पूरे बाजार में क्रिप्टो को लेकर रेगुलेटरी सेंटिमेंट या नियमों और कानूनों की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, ऊपर से कंसिस्टेंटली डिफ़ॉल्ट होने वाले एक्सचेंज की, लगातार डिफ़ॉल्ट होने वाले एक्सचेंज की संख्या बढ़ रही है, और यही बड़ी वजह में दिखाई देती है कि क्रिप्टो बाजार में चीज़ें स्थिर नहीं हो पा रही हैं। दूसरी तरफ दुनिया के बहुत सारे देशों में क्रिप्टो पर क्रैकडाउन और जांच पड़ताल और रेगुलेटरी सख्ती भी चल रही है। भारत के वित्तीय नियामकों और विकसित देशों में उनके समतुल्य संस्थाओं यानी कि विकसित देशों के नियामकों के बीच उत्पन्न गतिरोध की वजह से यूरोपियन बैंकों को भारत में कामकाज करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यूरोप के वित्तीय नियामकों ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI और NSE क्लियरिंग लिमिटेड यानी NSE-CL समेत देश के 6 प्रमुख संस्थानों को अयोग्य ठहरा दिया। भारत में RBI, CCI बड़ी संख्या में बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज जैसे सेटलमेंट करते हैं। अब अगर इन्हीं को अयोग्य ठहरा दिया गया है तो सीधी सी बात है कि जो बैंक भारत में शाखाएं खोलकर काम कर रहे हैं वो सेटलमेंट करेंगे किससे? ये पूरा मामला क्या है सर? कहाँ से शुरू होती है ये बात जो यहाँ तक पहुँच गई? शुभम, सुनने में ये थोड़ा तकनीकी लगता है, पर ये भारत के शेयर बाजार की दृष्टि से और यूरोपियन देशों से भारत के संबंधों की दृष्टि से काफ़ी बड़ा विवाद है, और इसकी काफ़ी गूंज हमें वित्त मंत्रालय से लेकर सेबी और रिजर्व बैंक तक सुनाई पड़ रही है, क्योंकि ये ऐसा झगड़ा है जिसमें भारत के नियामक बुरी तरह उलझते जा रहे हैं। हुआ ये कि भारत में 6 कंपनियां, इसमें कुछ कंपनियों के नाम शुभम ने आपने आपको बताया, इसमें अलग अलग जो पार्टीज़ हैं उनको जानना ज़रूरी है। भारत में कुछ कंपनियाँ हैं जो स्टॉक्स की खरीद की क्लियरिंग करती हैं, यानी आपने शेयर खरीदा और शेयर ट्रांसफ़र हुआ तो उसकी क्लियरिंग को अंजाम देने का काम ये कंपनियां करती हैं, जिसमें क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो RBI चलाता है, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग है, NSE की क्लियरिंग डिपार्टमेंट है जिसको सेबी चलाता है, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, NSE का IFSC क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है। ये इस तरीके की क्लियरिंग एजेंसियां हैं। ये कंपनियां, ये सरकारी एजेंसियां भारत के अलग अलग नियामकों के तहत है, जिसमें सेबी और रिजर्व बैंक है। अगर दुनिया का कोई निवेशक भारत में कोई ट्रेड करता है तो उसको क्लियरिंग के लिए उन विदेशी बैंकों का इस्तेमाल करना पड़ता है जहां उसके खाते हैं, और उनके जरिए उस एक्सचेंज से उसका सौदा क्लियर होकर उसके पास वापस पहुंचता है।
यूरोप का जो नियामक है जिसको एस्मा कहा जाता है, यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटी, उसने अपने नियम बदले हैं और उसने अपने नियम बदलने के बाद भारत में भारत सरकार की या भारत की जो नियामक संस्थाएं हैं उनसे कहा है कि इन सारे क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के ऑडिट की सूचना और उनको उनकी पड़ताल की सूचना का अधिकार एस्मा की अथॉरिटी को दिया जाए। इसको काउंटर पार्टी ऑडिट कहते हैं। और ऐसा ना होने पर उसने यूरोप के बैंकों को इन क्लियरिंग कॉरपोरेशन से डील करने पर रोक लगा दी है। अब यहाँ से भारत के जो नियामक हैं दोनों, आरबीआई और सेबी के बीच में, सेबी और यूरोप के नियामक के बीच में सीधा तकरार शुरू हो गई। सेबी और आरबीआई का मानना है कि यूरोप का नियामक अपनी सीमा से बाहर जा रहा है, भारत के क्लियरिंग कॉरपोरेशंस की पड़ताल करने का अधिकार उसे नहीं होना चाहिए, जबकि यूरोप के नियामक का कहना है कि यूरोप के बैंक्स इसमें शामिल हैं और वो इनके साथ डील करते हैं, तो पारदर्शिता का तकाजा है यूरोप के नियमों में कि इसके नियमों के बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए। ये झगड़ा शुरू हो चुका है, हालांकि अभी तत्काल इसमें कोई गतिरोध नहीं आया है क्योंकि इसे सुलझाने के लिए अगले साल अप्रैल तक का समय दिया गया है, लेकिन काफ़ी अफरा तफरी है भारत के स्पेस में, क्योंकि इसका एक और चौथा बड़ा जो पार्ट है, जो सब चौथा स्टेक होल्डर है, वो भारत में काम करने वाले विदेशी निवेशक हैं, जो इस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल करके, उदाहरण के लिए आप किसी विदेशी बैंक को लें, चाहे वो डाइचे बैंक हो और वो भारत में काम कर रहा होगा, तो भारत के उससे काम करने वाले जो भारत में विदेशी निवेशक हैं वो इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और ये झगड़ा थोड़ा ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ा है। सर, अभी अप्रैल तक का समय दिया है, ये कहा गया है कि अप्रैल तक इस पर बातचीत बन जाएगी, और तब तक नहीं बनी अगर, तो किस तरीके की समस्याएं आप मार्केट में होती देख रहे हैं? दो तरीके की संभावनाएं दिखती हैं। एक संभावना ये दिखती है कि शायद थोड़े समय के बाद तो यूरोपियन बैंक्स को इसमें की सख्ती, अगर यूरोपियन बैंक पर एस्मा की सख्ती जारी रहती है और ये बढ़ोतरी नहीं की जा सकती है, तो फिर ये क्लियरिंग कॉरपोरेशंस का कामकाज यूरोपियन बैंक्स के हाथ से निकल जाएगा। लेकिन एक कोशिश अभी शुरू हुई है, क्योंकि शायद दोनों नियामकों ने अब इस मामले को नियामक टू नियामक या एस्मा और आरबीआई और सेबी के बीच में हल करने के बजाय इसे राजनीतिक हलकों में भेज दिया है। डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत में कूटनीतिक आधार पर यूरोप के देशों से बात करके इस पर चर्चा करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर भारत में पूरा का पूरा जो क्लियरिंग सिस्टम है और उसमें विदेशी निवेश है उसके ऊपर असर पड़ेगा। एक संभावना इसमें शुभम दिखती है कि यूरोपियन बैंकों पर भी शायद इस बात का दबाव होगा कि अगर एस्मा इस पर बहुत ज़्यादा सख्ती करता है तो भारत में जो काम करने वाले विदेशी निवेशक है, भारत में करीब 9,000 के आसपास विदेशी निवेशक कंपनियां हैं, जिनमें से 3,000 यूरोप से आती हैं, तो शायद फिर भारत के नियामक इन विदेशी निवेशकों को सीधे क्लियरिंग की छूट भी दे सकते हैं, तो इससे यूरोपियन बैंकों का बिजनेस भी प्रभावित होगा। सर, तरीका एक वही है कि अगर ऐसे बात नहीं बनती तो डिप्लोमेटिकली निकला जाए, या कैसे सुलटाया जा सकता है इसको? एक रास्ता डिप्लोमेटिकली है, और या तो फिर भारत सरकार को भारत के क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को खोलना पड़ेगा उनके रिव्यू के लिए, या दूसरा तरीका यह है कि फिर यूरोपियन बैंकों के साथ सीधा टकराव होगा किसी न किसी परिस्थिति में। लेकिन जैसा कि संभावना दिख रही है कि हो सकता है अगर कुछ यूरोपियन बैंक्स को पर एस्मा अपना प्रतिबंध बनाकर रखे तो फिर एफपीआईज भारत में जो काम कर रहे हैं उनको क्लियरिंग का मार्केट मिल जाए। तो ये बात भारत की तरफ से परोक्ष रूप से यूरोपियन बैंक्स को बताई जा रही है। अब यूरोपियन बैंक्स अगर वहाँ के रेगुलेटर को इस बात के लिए संतुष्ट कर पाते हैं कि वो इस शर्त पर, इस पाबंदी को थोड़ा ढील दे, तो शायद बात बन सकती है। अमेरिकी करेंसी डॉलर में आई नरमी की वजह से गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जोरदार उछाल आया है। मंगलवार को विदेशी बाजार में गोल्ड का भाव एक महीने के ऊपरी स्तर $1720 प्रति औंस तक पहुंच गया। फिलहाल गोल्ड का भाव $1712 के करीब कारोबार कर रहा है। मंगलवार को चांदी की कीमतों में भी विदेशी बाजार में 21.72 सेंट यानी कि करीब $22 के आसपास मान लीजिए प्रति औंस की ऊंचाई को छुआ, जो 18 हफ्तों का ऊपरी स्तर है। विदेशी बाजार में भाव बढ़ने का असर घरेलू बाजार पर भी दिखा। मंगलवार को MCX पर गोल्ड का भाव 51,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर देखा गया और चांदी की कीमतें भी 62,000 रुपये के ऊपर पहुंच गई। मंगलवार को डॉलर इंडेक्स करीब 2 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गया। हालांकि डॉलर की कमजोरी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए में मजबूती जरूर आई है। ऐसे में विदेशी बाजार में गोल्ड और सिल्वर के भाव में जितना उछाल आया उतनी तेजी घरेलू बाजार में देखने को नहीं मिली। डॉलर के मुकाबले रुपए में आज भी रिकवरी देखने को मिल रही है और डॉलर का भाव अब घटकर 81.5 रुपए के नीचे आ गया है। सर, सब कुछ है डॉलर में इंडेक्स में गिरावट की वजह से, तो क्यों आई ये गिरावट और ये कितनी टिकाऊ है? पिछले 3-4 दिनों में हमने डॉलर में काफ़ी बिकवाली देखी, दुनिया में डॉलर इंडेक्स में काफ़ी तेज बिकवाली देखी, और इसके पीछे कुछ ऐसे जटिल तथ्य हैं और कुछ ऐसी जटिल संभावनाएं हैं जिनकी उम्मीद शायद बाजार में जगी है। ये माना जा रहा है
कि अमेरिका में जो बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं उन्हें दो अलग अलग तरह से पढ़ा जा रहा है। बेरोजगारी के आंकड़ों में ये तो दिखाई दे रहा है कि बेरोजगारी दर थोड़ी बढ़ी है, लेकिन उसके साथ उन आंकड़ों के भीतर ये भी छिपा हुआ है कि जो आवरली इनकम है यानी जो प्रति घंटे होने वाली आय अमेरिकन को है, मजदूरों को, उसमें बढ़ोतरी हुई है। जो नॉन फार्म पेरोल का पिछला आंकड़ा है वो रिवाइज होकर बढ़कर सामने आया है। तो लेकिन ये माना जा रहा है कि यदि बेरोजगारी बढ़ती है, जॉब्स वेजेस गिरना शुरू होते हैं, वेज की ग्रोथ गिरना शुरू होती है, तो शायद फेडरल रिजर्व जो उस 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने वाला उसे कम करेगा। हालांकि फिलहाल बाजार में सारे लोग ये मान रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ऐसा कोई संकेत देने नहीं जा रहा है कि इसमें बढ़ोतरी करेगा, इस बढ़ोतरी को रोकेगा। लेकिन एक ये बड़ी संभावना दिखाई दी जिसके कारण ने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी और डॉलर इंडेक्स 112.99 के स्तर से घट के 110 और 109 के आसपास आ गया। बाजार के में अगर आप सर्वे करें, जो बहुत सारे अलग अलग सर्वे अमेरिका के बाजार से आते हैं, उस हिसाब से अभी भी बाजार में 52 से 55% लोग ऐसा मान रहे हैं कि अगले महीने फेडरल रिजर्व करीब 75 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। जबकि एक हिस्सा 40 से 45% लोग ये मान रहे हैं, निवेशक मान रहे हैं कि शायद ये बढ़ोतरी कम हो सकती है। अब वहाँ की महंगाई के आंकड़े पर करीब से निगाह होने वाली है। लेकिन ये एक ऐसी संभावना बनती दिखाई दी जिसके बाद हमने शेयर बाजारों में भी रिकवरी देखी, जिसके बाद हमने डॉलर में कमजोरी भी देखी। लेकिन इसका दूसरा जो बड़ा असर हमें दिखाई पड़ा वो भारतीय सी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतीपूर्ण था। कमोडिटीज की कीमतें फिर खौल उठी, फिर से कमोडिटी की महंगाई आ गई और जो अर्थव्यवस्थाएं डॉलर की मजबूती के कारण अपनी करेंसीज की चिरंतन कमजोरी से जूझ रही हैं, उनके लिए ये खबर अच्छी नहीं थी, क्योंकि कमोडिटीज के मार्केट में फिर से तेजी शुरू हो गई है। अब अगले एक हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर कमोडिटी के बाजार में कई सारे ऐसे दिलचस्प घटनाक्रम हो सकते हैं, जब तक कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व में की बढ़ोतरी के आंकड़े नहीं आते हैं या फेडरल रिजर्व की तरफ से संकेत नहीं आता है। क्योंकि यदि दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने की रफ्तार में कुछ कमी आती है तो कमोडिटी बाजार महंगाई को नए सिरे से फ्लेयर अप करने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे संकेत आज हमें मिले हैं। सर, रुपए को लेकर अब क्या लेवल्स मिल रहे हैं, क्या नजरिया बनता दिख रहा है? रुपए में थोड़ी मजबूती हमने देखी 2 वजहों से। एक तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार नहीं गिरा पिछले हफ्ते में, क्योंकि आरबीआई ने इंटरवेंशन कम कर दिया और एक तरह से ये स्पष्ट हो गया कि रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का शायद ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरा जो बढ़ोतरी थी वो डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के कारण आई और इसके कारण दुनिया भर की सारी प्रमुख मुद्राएं बेहतर होती दिखाई दी। लेकिन अभी ना तो महंगाई कहीं गई है, न ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुख थमा है। रुपए की दृष्टि से 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारे सामने हैं। एक फेडरल रिजर्व की बैठक जहां ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना है और उसके साथ भारत में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो ये बताएगी कि भारत के बारे में क्या आउटलुक बन रहा है। लेकिन अगर आप विशेषज्ञों से बात करें, बाजार में निवेशकों से बात करें, तो वो अभी भी मान रहे हैं कि रुपए में गिरावट का दौर फिर शुरू होगा, क्योंकि जो परिस्थितियाँ उन परिस्थितियों में आने वाले समय में 83 से लेकर 85 तक के जो स्तर अभी बाजार में जो लेवल्स मिले हैं वो अगले साल मार्च तक कायम रह सकते हैं। और मानसिक रूप भारत की अर्थव्यवस्था के भीतर भी रिजर्व बैंक और सरकार भी इस तरीके की तैयारी में है कि रुपए में थोड़ी गिरावट और हो जाए उसे बर्दाश्त कर लिया जाएगा। लेकिन जो फायरवॉल है, जो सबसे बड़ी फायरवॉल है $531 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व, उसे सहेज कर संभाल कर खर्च किया जाए। डॉलर इंडेक्स की कमजोरी से तमाम कमोडिटीज तो खौली, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में दबाव दिखा। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $95 के नीचे आ गया। WTI क्रूड का भाव भी $88 के नीचे है। घरेलू बाजार में रुपया भी मजबूत है। भारतीय बाजार में कच्चे तेल के भाव पर ज़्यादा दबाव दिखा। इस वजह से कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर कच्चे तेल का भाव घटकर $7200 प्रति बैरल तक आ गया। उधर अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने 2023 के दौरान दुनिया भर में कच्चे तेल की रोजाना मांग के अनुमान में 3.2 लाख बैरल की कटौती की है। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। सर, डॉलर की कमजोरी के बाद भी आपने कहा कि सारी कमोडिटीज खौली, कच्चा तेल नहीं खोला, क्या वजह रही? कच्चे तेल के बाजार में बड़ा दिलचस्प खींचतान चल रही है। वो गालिब का एक शेर है ना कि ईमा मुझे रोके है, खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। एक तेल ट्रेडर से अगर आप बात करें तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि तेल के बाजार में आने वाला समय मंदी का है या तेजी का है। अब आप मंदी लाने वाले कारणों को अगर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में तो तेल की मांग नहीं होने वाली है। आज ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का आकलन आया, कुछ और आकलन आए जो मानते हैं कि नहीं, अब तो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में स्टैगफ्लेशन और मंदी आ रही है, कच्चे तेल की मांग में गिरावट होगी। फिर भी कच्चा तेल 95 के आसपास टिका हुआ है। लेकिन 2-3 ऐसे घटनाक्रम बन रहे हैं जिसके बाद इस बात की भी संभावना है कि कच्चा तेल एक
बार फिर $100 के आसपास जा सकता है। और हम दोनों संभावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लोगों की जेब सबसे ज़्यादा कच्चे तेल की कीमत से प्रभावित होती है। दो घटनाक्रम अगले 20 दिनों में ऐसे हो रहे हैं या हो सकते हैं जिससे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का एक बड़ा दबाव बन सकता है। करीब $6 की तेजी की संभावना, $6 पर बैरल की तेजी की संभावना के आकलन मिल रहे हैं। वैसे भी कच्चा तेल अभी 95 के आसपास खड़ा हुआ है, बीच में 98 के आसपास, $98 पर बैरल के आसपास था। वो दो घटनाक्रम कौन से हैं? एक घटनाक्रम ये कि चीन से खबर आई कि चीन में अब कोविड की पाबंदियों में ढील दी जा रही है और इकोनॉमी की रीओपनिंग शुरू हो रही है। इस तरह की भी चर्चा थी कि चीन ने विदेशी एयरलाइंसेस को पर जो सख्त हेल्थ संबंधी नियम लगाए थे ताकि विदेशी लोग चीन में ना आ सकें, उन्हें भी ढील दी जा रही है। यानी चीन में बिजनेस ट्रैवल बढ़ेगा, कारोबारियों का आना जाना बढ़ेगा और वहाँ से मांग निकलना शुरू होगी। दूसरा महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये कि यूरोप के देश रूस के कच्चे तेल पर प्राइस कैपिंग लगाकर कीमतों को सीमित करने का फैसला लेने के बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं। अगले एक हफ्ते के अंदर ये फैसला आ जाएगा। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कच्चे तेल की बाजार में मांग बढ़ाने और आपूर्ति कम होने की तरफ इशारा करती हैं और इसलिए माना जा रहा है कि कच्चे तेल में $100 के आसपास का एक उछाल आ सकता है, जैसे कि कई सारे बैंकर्स ये मान रहे हैं कि इस दिशा में ये एक बड़ा बुल रन सामने दिखाई दे सकता है। यह जैसे कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि अगर चाइना की इकोनॉमीज में थोड़ी भी रिकवरी दिखाई देती है तो बुल केस में $100 110 का ब्रेंट 2023 में हो सकता है और वो दूर भी नहीं है, मंजिल उसके साथ दिखाई नहीं देती। क्यों? उसकी एक और बड़ी वजह है, इसके पीछे एक अंतर्निहित वजह ये भी है कि अमेरिका में स्ट्रेटेजिक रिजर्व से 180 मिलियन बैरल से ज़्यादा तेल निकाला जा चुका। उसके बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में कोई निर्णायक कमी हमने नहीं देखी। हमने ये नहीं देखा कि कच्चा तेल लंबे समय तक $90 के नीचे रह पाया हो, 85-90 के पास बना हुआ वहीं 90 से 95 के बीच में है। एक चीज़। अब दूसरे पहलू से देखें, दूसरे पहलू से जो कच्चे तेल की कीमतों को नीचे खींचने वाले कारक हैं वो ये हैं कि एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक दूसरी रिपोर्ट है जो ये कहती है कि चीन की अर्थव्यवस्था के में रिकवरी को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीन में आर्थिक विकास दर के आकलन गिर चुके हैं, डोमेस्टिक डिमांड नहीं है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था की रीओपनिंग होती है तब भी वो इतनी ताकतवर नहीं होगी कि वो दुनिया में कच्चे तेल की मांग को फिर से खौला सके। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का आकलन है कि चीन की अर्थव्यवस्था में के खुलने के बाद भी दुनिया में 4 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आएगी, कच्चे तेल की मांग में यहाँ से कमी आएगी। और दूसरा कारक ये है कि अमेरिका अभी मौजूदा परिस्थितियों के बाद अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से और ज़्यादा तेल बाजार में छोड़ सकता है। इन दो परिस्थितियों के बीच उलझा हुआ तेल बाजार 95 से तो नीचे नहीं लेकिन $100 की तरफ देख रहा है। बाजार में सौदे दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं और अगर कच्चा तेल फिर वापस $100 के आसपास छूता है, जिसके संकेत हमें अभी कमोडिटी प्राइसेस की तेजी में दिखाई दिए हैं। और इसका एक और पहलू ये भी है शुभम कि अगर डॉलर इंडेक्स में कमजोरी थोड़ी लंबी चलती है तो भी उसका फायदा क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर सामने आएगा। सर, खींचतान में आपको किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? क्या नजरिया आपको लग रहा है कि यहाँ से अगर हम 1 महीने में देखें, 2 महीने में देखें तो किसका पलड़ा भारी है? 100 के ऊपर जाएगा या यहीं नीचे 90 के आसपास? अभी दो बड़े घटनाक्रम हैं। चाइना वाला घटनाक्रम या चाइना की मैक्रो पिक्चर तो थोड़े लंबे समय तक जाएगी। बाजार के लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर है ना वो रशियन ऑयल प्राइस पर जो रोक लगाए जाने वाली कैपिंग वाली घटनाक्रम है। वहां से फिर ये तय होगा कि बाजार में, क्योंकि उस कैपिंग के बाद रूस कितना तेल बाजार में बेचना चाहेगा, बेच पाएगा। रूस के तेल की आपूर्ति वैसे भी घटी हुई है अभी, और स्थिति ये तब है जब शुभम रूस ने काफी तेल बाजार में पहले ही छोड़ दिया है, जिस पर हमने चर्चा भी की थी, उसके बाद भी है, तो वहां से स्पष्ट होगा। लेकिन अगर मंदी नहीं आने की संभावना बनती है, ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया रुकती है, तो कमोडिटी मार्केट की जो तेजी है वो कच्चे तेल को फिर वापस बढ़ाकर 9900 के आसपास ले जा सकती है। और यही सबसे बड़ी दुविधा अर्थव्यवस्था की है कि दुनिया मंदी भी चाहती है, दुनिया सस्ता कच्चा तेल भी चाहती है, दुनिया महंगाई में कमी भी चाहती है, दुनिया कमजोर डॉलर भी चाहती है, और ये सब चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। अगर कमजोर डॉलर होगा तो आपकी करेंसी कमजोर होगी, अगर दुनिया में मंदी नहीं आएगी तो कच्चा तेल महंगा होगा, दुनिया में अगर मंदी आएगी, रोजगार कम होंगे तो कच्चे तेल की कीमत कम होगी। तो ये जो दुविधा है कि हम सारी चीजें इकोनॉमी में एक साथ चाहते हैं और अर्थव्यवस्थाओं में सारी चीजें कभी एक साथ हो नहीं सकती। तो एक तरफ से हमारे लिए नुकसान है और दूसरी तरफ से फायदा, और उसी के बीच में पूरा एनर्जी बाजार और तेल बाजार इस समय घूम रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी शाम को 7 बजे। अंशुमान जी के साथ लेकर आऊंगा मनी सेंट्रल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।